अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर कॉरिडोर्स। इस वक्त मुल्क के अंदर बिजली के बिलों के हवाले से हर तरफ आपको बहस भी नजर आएगी, लोग उस पर गुफ्तगू भी कर रहे हैं, मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये कोई एक महीने या एक हफ्ते या एक साल की कहानी नहीं है, कहानी बड़ी लंबी है। जिस किस्म की हमने डील्स की, जिस किस्म के मुआहदे किए, जिस तरह के टैक्सेस लगाए गए, हमारे जो गर्दिशी कर्जे हैं, हर चीज़ ने इस तमाम अमल के अंदर अपना अपना किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता 16 माह से इक़्तिदार में रहने वाले अब अचानक निगरान हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं कि जनाब गरीबों को इतना रिलीफ दे दें, गरीबों को इस चीज़ में रिलीफ दे दें। फिर कहते हैं कि जनाब IMF ने हमें कहा था, इस वजह से हमने गरीबों के ऊपर बोझ डाल दिया। हर हुकूमत की जानिब से यह बयानिया लिया जाता है कि ये जो महंगाई हो रही है इसके पीछे IMF है, इसकी जिम्मेदारी IMF पे आती है। ये जो गरीबों पे बोझ पड़ रहा है इसका जिम्मेदार भी IMF है। तो क्या IMF हुकूमत को कहता है कि आप गरीबों के ऊपर बोझ डालें? इस हवाले से IMF की सरबराह क्या कह रही हैं, जरा वो भी सुन लें। To have a fairer distribution of the pressures by moving subsidies only towards the people who really need it. It shouldn't be that the wealthy benefit from subsidies. It should be the poor to benefit from them. And there the fund is very clear. We want the poor people of Pakistan to be protected. जी, आपने IMF की सरबराह को सुना। वो ये कह रही हैं कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप गरीबों के ऊपर बोझ डालें। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप जितना कमा रहे हैं उतना खर्च करें। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमारा खर्चा ज़्यादा होता है और उसका बोझ डालने के लिए हम आवाम के ऊपर मज़ीद टैक्सेस लगा देते हैं। अगर IPPs की एक मिसाल मैं आपको दूँ, मौजूदा जो हमारे वफाकी वज़ीर तवानाई हैं निगरान हुकूमत के अंदर, मोहम्मद अली साहब, उनकी एक रिपोर्ट आई थी पावर सेक्टर के हवाले से 2020 में। उस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ IPPs ने 60 अरब रुपए की सरमायाकारी की और 2 से 4 साल के मुद्दत में 400 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाया। 2 से 4 साल के अरसे में 400 अरब रुपया मुनाफा कमाया, सिर्फ 60 अरब रुपया लगा के। इससे आप अंदाजा लगा लें कि जो लोग मुनाफा कमाते हैं वो कितना मुनाफा कमाते हैं। इसमें इस तमाम हुकूमतों का किरदार रहा है। सिर्फ ये निगरान हुकूमत या उससे पिछली हुकूमत या उससे पिछली हुकूमत की कहानी नहीं, ये एक लंबी कहानी है और उसके अंदर हमारे मुल्क में जो सियासी माहौल रहा है उसका भी बड़ा किरदार है। अगर आप सियासत की बात करें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आज भी केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ऑल्दो कि ये कानूनी केस है लेकिन इसके साथ सियासत जुड़ी हुई है। आज उनके केस में फैसले को महफूज कर लिया गया, इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील नईम हैदर साहब ने, उसके साथ साथ माहिर मुआशियात मुजम्मल असलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मल साहब, आपकी इजाज़त से ज़रा मैं पंजोथा साहब से शुरू करना चाहूँगा। नईम हैदर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी अतर काज़मी साहब सुन पा रहा हूँ। अच्छा नईम साहब, आज वहाँ पे मुकदमा था और ये ख्याल किया जा रहा था कि आज फैसला आ जाएगा। आज जो फैसला महफूज हुआ है इसकी क्या वजह हो सकती है और आज की कार्रवाई से किस हद तक आप लोग मुतमईन हैं? देखें जी, गुजारिश ये है कि इस केस के अंदर मुसलसल जो है आपको पता है टैक्टिस की जा रही है डिले करने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है चेयरमैन PTI जो है वो हवालात के अंदर रहें। पहले दिन भी जो हमने यही सदा की थी कि इस केस के अंदर जो है वो फैसला दे दिया जाए, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि शॉर्ट सेंटेंस जो है वो कानून के अंदर ये है कि 3 ईयर पनिशमेंट है और वो फौरन सजा सस्पेंड हो जाती है। तो हमें उस टाइम भी जो है वो इतनी लंबी डेट दे दी गई कि नीचे से रिकॉर्ड आ रहा है। फिर ये कहा गया जी कि जनाब दूसरी तरफ से जो वकील हैं वो तैयार नहीं है। फिर ये कहा गया जी कि हमें जो है वो पेट खराब हो गया। कल जुम्मे वाले दिन भी यही हुआ कि जुम्मे वाले दिन इतनी लंबी जो बहस की गई। आपने देखा कि तोशाखाना केस के अंदर जिस तरह से तेजी से नीचे ट्रायल चलाया गया, ऊपर भी इतनी अगर जल्दी की जाती तो खान साहब को जो है इतने दिन गिरफ्तार हुए हैं। अगर आप देख लें कि ये गिरफ्तारी, ये कह दें कि ये जो ऑर्डर हुआ था ये गैर कानूनी था, तो एक एक मिनट का अजाला कैसे किया जाएगा। आज आर्गूमेंट्स के अंदर 2 बहाने बनाए गए। एक ये कहा गया कि स्टेट को नोटिस किया जाए। सेक्शन जो 426 है CRPC का वो वाज़ेह है, जहां पर नोटिस का जिक्र ही नहीं है कि दूसरी तरफ नोटिस करना है। दूसरे नंबर पर यह कहा गया कि एफिडेविट जो है वो जमा करवाया गया था ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से। तो ख्वाजा हारिस साहब ने जो एफिडेविट जमा करवाया था उसकी हमने अटेस्टेड कॉपीज देखनी है जी।
हमारे पास कॉपियां हैं। अच्छा, उस चीज का भी इस केस से रिलेटेड कोई तल्लक ही नहीं था। आज बहस इतनी लंबी की गई कि जैसे आज अपील के ऊपर फैसला होना है, लेकिन जब दौरान समाअत ये बात हुई, ठीक है। चीफ साहब ने भी ये खुद कहा कि आप सस्पेंशन की हद तक जो है वो इतना लंबा तो मामला नहीं ये चल सकता और आप जो है वो करें। लेकिन हम तो बिल्कुल कूल डाउन रहे कि ठीक है, इनको मौका दिया जाए, जितने इन्होंने लंबे आर्गूमेंट्स करने हैं कर लें। फिर ये ना कहें कि जनाब पहले तो ये कहते थे कि जनाब इतनी जो है वो हमें सुना नहीं जा रहा और आज ये खुद कह रहे हैं जी कि इनको ना सुना जाए। ठीक। सारी बहस सुनने के बावजूद आज पहले फैसला जो है आज के लिए रिजर्व हुआ कि आपको जो है जी थोड़ी देर में सुना दी जाएगा। हम बैठ गए, बाद में ये कहा गया कि सुबह फैसला होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि सुबह इस केस के अंदर इंशाल्लाह खान साहब की जो सस्पेंशन की हद तक है वो सस्पेंशन हो जाएगी और बेल हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज नहीं मैदर साहब, क्या दोबारा गिरफ्तारी का खदशा भी है? इसलिए कि हम देख रहे हैं कि जिसको रिहा किया जाता है अक्सर दोबारा गिरफ्तारी भी हो जाती है। इसमें अतर काज़मी साहब वाज़ेह तौर पर जो आइन का आर्टिकल 10(1) है वो वाज़ेह कहता है कि आपने अगर किसी बंदे को गिरफ्तार करना है दौरान हिरासत, वो पहले गिरफ्तार है और उसे आपने लाजमी है इंफॉर्मेशन फराम करनी है कि आपको इस मुकदमे में मजीद जो है गिरफ्तार किया गया है। अब तक की सूरत हाल के अंदर कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, क्योंकि अगर गिरफ्तारी डाली जाती 2 दिन पहले 4 दिन पहले, जैसे कि पहले भी खबर चल रही थी, तो 24 घंटों के अंदर अंदर लाजमी मजिस्ट्रेट के सामने या उस अदालत के सामने जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया हो, जिस मुकदमे में किया गया हो, पेश करना होता है। तो कोई पेश नहीं किया गया, लिहाजा उस एंगल से देखा जाए तो गिरफ्तारी अब तक जो है नहीं डली, और अगर डाली गई है 1 आध दिन पहले की तो वो गैर कानूनी गिरफ्तारी होगी। वो फौरन उसके अंदर जो है वो ऐसे ही होगा जैसे 9 मई को हुआ था। ठीक है, आप मेरे साथ ही रहिए। मुजम्मिल असलम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, आपने नईम साहब की गुफ्तगू सुनी, ये कॉन्टेक्स्ट में रखना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो मुल्क के मौशी हालात हैं, अगर इस किस्म की जो सियासी सूरत हाल है, क्या ऐसा अगर माहौल रहेगा तो क्या हम मईशत की बेहतरी की तरफ जा सकते हैं ऐसे माहौल के अंदर? मैं बिजली के बिलों पे भी आऊँगा, पहले मैं ज़रा यह पूछना चाह रहा था। शुक्रिया अतर भाई। मैं आपके सामने रखता हूँ अभी ताज़ा तरीन नंबर है। पिछले साल आपको याद होगा 29 अगस्त को मिफ्ता इस्माइल साहब ने IMF से PDM हुकूमत का पहला मुआहिदा किया था और फिर 31 जुलाई को पहली जुलाई को जो है दूसरा भी मुआहिदा हुआ। हिस्टोरिकली ऐसा होता है कि जब आपका मुआहिदा IMF से हो जाए तो रुपए की कदर में ठहराव आ जाता है। पूरे 1 साल पहले, यानी कि आज 27 अगस्त है, 28 अगस्त है, पिछले साल से 28 अगस्त से हमारे रुपए की कदर जो है वो 26.3% गिरी है। उसके मुकाबले में श्रीलंका, जिसको हम कहते थे कि श्रीलंका पाकिस्तान ना बन जाए, उसकी 1 साल में इसी दौरान 12.5% करेंसी मजबूत हुई है और हमारी 26.3% करेंसी गिरी है। अब खान साहब जब 5 अगस्त को जिस दिन अरेस्ट हुए हैं, उस दिन से लेकर अब तक स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट और जो करेंसी है हमारी 25 रुपए निकल गई है और ये रोजाना की बेसिस पे निकल रही है। हालांकि कितने टीके लगाने की कोशिश की जा रही है कि बेहतरीन केयरटेकर हुकूमत आई है, उस पे एक अलग बहस हो सकती है कि किसकी क्या काबिलियत है। फिर ये कि जी बड़ी पाकिस्तान की जो है SIFC में बड़ी सरमायाकारी आएगी, ये होगा वो होगा, तो उसके बावजूद हर रोज रुपया अपनी कदर खो रहा है। तो ये आपके सामने बैरोमीटर है, 2, एक करेंसी, दूसरा जो है आपकी स्टॉक एक्सचेंज, तीसरा आपने देख लिया जो भी आपने अगले उस पर बात करनी है कि इस वक्त सड़क में सिर्फ रेजिडेंशियल कंज्यूमर नहीं, सारे कारखानेदार, रिटेलर वो भी सड़क पे आ चुके हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें। और थोड़ी देर पहले ऑल टेक्सटाइल मिल वालों ने भी प्रेस रिलीज निकाली है, उसमें भी उन्होंने ठीक ठाक किस्म की जो है हुकूमत की जो है वो की है, आप ये कह लें कि सर्जिश की है। अच्छा, इसमें मुजम्मिल साहब ये जो जिस तरह IMF की सरबराह का शुरू में हमने उनकी क्लिप भी देखा, क्या वो कहते हैं कि जनाब आप बिजली के बिल स्पेसिफिकली बढ़ाएं या फिर वो सब्सिडी खत्म करने का कहते हैं? आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, IMF कहता है कि आप कारोबार कर रहे हैं बिजली का, उसमें नुकसान ना करें। ठीक है जी, वो IMF की ये डिमांड है। IMF ये नहीं कहता कि आप जो है बिजली की कीमतें बढ़ाएं, वो कहता है नुकसान अपना पूरा करें। अब 51 रुपए फी यूनिट बिजली जो हम और आप खरीद रहे हैं, वैसे तो लोग 60 रुपए 65 रुपए की बात कर रहे हैं। अब इस 51 रुपए में अथर भाई 6 रुपए 23 पैसे जो है वो ईंधन की कीमत है, बाकी 45 रुपए जो है
उसमें चार चीजें। 15 रुपए जो रेंटल पावर के एग्रीमेंट है उसकी कैपेसिटी पेमेंट जिसको किराया कह लें आप, 15 रुपए फी यूनिट हम किराया देते हैं। ठीक। 15 रुपए से 16 रुपए हम टैक्स देते हैं फी यूनिट। 6-6.5 रुपए हम देते हैं जो बिजली चोरी होती है। ठीक। और 6-6.5 रुपए जो हमने जो मुफ्त की बिजली किसी को दे रहे हैं, किसी कारखाने वाले को सस्ती दे रहे हैं बिजली, उसका बोझ उठा रहे हैं। ठीक। अब IMF कह रहा है कि ये आपने शौक पूरे करने हैं तो आप अपने खाते में पूरे करें ना, ये आप नुकसान पे और दिखाते हैं आप नुकसान कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ अभी आपके सामने आपने सुना भी होगा फिगर, इस साल सिर्फ 2000 अरब रुपए जो है रेंटल ये कैपेसिटी पेमेंट पे की जाएगी। तो आपको पता है 2000 अरब, पूरी फौज का बजट 1800 अरब रुपए, यानी कि फौज के बजट से ज्यादा। पूरे KP सूबे का बजट 1400 अरब रुपए है। अच्छा, ये जो हमारे मुआहदे थे कुछ रीनिगोशिएट भी तो हुए थे ना 2021 में, जो डॉलर इंडेक्स थे, डॉलर के साथ जुड़े हुए थी, उनको रुपए के साथ जोड़ा गया था। ये बिल्कुल हुए थे, और वो तो दुआ दें कि PTI के दौर में वो जो 2002 और 1994 के जो ये प्लांट्स लगे थे बिजली घर, उसको जो है रीनेगोशिएट करके फ्रीज करा दिया, वरना तो 100 रुपए यूनिट होता। अभी मैं वही रिपोर्ट मेरे सामने है, वो रिपोर्ट ये कहती है, आप मतलब सुन के कानों से धुआं निकल जाएगा। आपने जैसे अभी बताया कि 60 अरब का प्लांट था और 400 अरब वो ले गया कमाकर। वो ये कहते हैं कि सिर्फ गलत बयानी पे 20 साल में 4000 अरब रुपए जो है ना, ये IPPs फालतू ले गए, जिसको एक्सेसिव प्रॉफिटेबिलिटी भी कहा जाता है, इजाफी मुनाफे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि इस रिपोर्ट में भी 50% सिर्फ हमने चीजें पकड़ी हैं। ठीक। और इनका फॉरेंसिक होना चाहिए। अब अथर में मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि पाकिस्तान पूरे का कर्जा है जब से हमारा मुल्क बना है 60,000 अरब। ठीक। उसमें 4000 अरब ये फालतू। अगर आप सोचे कि 7-8 हजार अरब का घपला है, तो पाकिस्तान के कर्जे में आज इसका कितना बड़ा रोल है, और महंगाई इसके ऊपर से हुई जो आवाम के साथ बेड़ा गर्क हुआ। ठीक, मैं आपके पास मुजम्मिल साहब वापस आता हूँ। नईम मेरे साथ ही मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, आपने सुना मुजम्मिल असलम साहब इकोनॉमी के हवाले से बात कर रहे थे। आजकल इशू ये है कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पे मईशत भी डिस्कस हो रही है, सियासत भी डिस्कस हो रही है, साथ कानूनी मसाइल भी डिस्कस हो रहे हैं, और अक्सर प्रोग्राम्स में मैं आपको भी देखता हूँ। ये इस वक्त की स्टोरी है, ये इस वक्त की पाकिस्तान की स्टोरी है, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। आज जहाँ पे तोशाखाना के हवाले से मुकदमा चल रहा था, एक और जो पेशरफ्त हुई वो हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे FIA के हवाले कर दिया, और अब तक मजमूई तौर पे 10 रोज़ का रिमांड उनका दिया जा चुका है। तो इस पेशरफ्त को आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना लंबा रिमांड दिया जाएगा शाह साहब का? देखें जी, बात यह है कि साइफर वाले मामले के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है, साइफर वाला मामले के ऊपर 3 इनकी स्टेटमेंट्स आई हैं। एक स्टेटमेंट इनकी आई थी जी कि जनाब साइफर जो है वो आई नहीं, दूसरी आई कि चोरी हो गया, तीसरी आई कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुआ। इस पर शाह साहब ने वाज़ह कह दिया कि मैंने जो साइफर ओरिजिनल फॉर्म में था, जो कोडेड फॉर्म में था, वो इस वक्त फॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद है, और आगे डीक्लासिफाइड फॉर्म में कॉपियां जो हैं वो भिजवाई गई। तो वो कानून के मुताबिक जो है PM ऑफिस या सुप्रीम कोर्ट या जिस जगह के ऊपर भेजी गई, उसमें मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। और आप देख लें कि इस सियासी बयान को जो इन्होंने किया है, इसमें सीक्रेट एक्ट की वॉलेशन कैसे हुई है। सीक्रेट जो डॉक्यूमेंट्स आया था वो तो ओरिजिनल फॉर्म में वहां पर मौजूद है। तो ये बेसिकली जो FIR है वो ही एक फैब्रिकेटेड है जो कि क्रैश हो जाएगी। अब शाह महमूद कुरैशी का 2 रोज़ा रिमांड मजीद दे दिया गया है, उसके अंदर कोई रीजन नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब हों या खान साहब हों, वो अपनी स्टेटमेंट जो है वो पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। वो उन्होंने जाकर FIA के अंदर अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है कि ये धमकी मिली, ये साजिश हुई, और वो बात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वहां पर भी एडमिट हुई, और वो आप भी प्रोग्राम हर में बताते हैं। उसके बाद जब सारी चीजें एडमिट हो गई तो सियासी मकासद तो रही नहीं। जब गवर्नमेंट उस साइफर की वजह से चली गई जो कि ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, तो फिर बात जो है वो बयानिया तो खत्म हो जाता है ना कि आपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। इसमें जल्दी से जल्दी क्रैश हो जाएगा ये FIR, और इनकी बेल भी हो जाएगी। ये FIR इटसेल्फ खुद ही, इसके अंदर जो कंटेंट दिया गया है कि जनाब इस तरह से वो आया, वो भी एक वायलेशन है सीक्रेट एक्ट की जो ये FIR खुद कर रही है।
ठीक है, हमें ये कह रहे हैं कि आप क्यों बात कर रहे हैं, और खुद जो है FIR के अंदर लगा के पूरी दुनिया के ऊपर वायरल किया हुआ है। ठीक है। अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, ऑब्वियसली जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हो रही थी कि इस वक्त मईशत और सियासत सब कुछ इंटरमिक्स हो चुकी है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको एक क्लिप भी सुनाना चाहता हूँ। सेनेट के अंदर एक सेनेटर साहब ने क्या कहा इन बिलों के हवाले से, ये ज़रा आप क्लिप सुनिए क्योंकि सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट पर 5,000 रुपए के टैक्सेस, ये जुल्म है। लोग 11 टैक्स एक बिजली के बिल में दे रहे हैं। प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ता है, माशी दहशत गर्दी है, और ये नाकाबिल तस्लीम है पाकिस्तानी आवाम के लिए। जी आपने सुना ये जो कह रहे हैं कि जितने टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ। यकीनन आपको तो पता ही होगा कि कितने टैक्सेस या कितने चार्जेस हैं बिजली के बिलों के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है जनाब, टीवी फी है, GST है, इनकम टैक्स है, FC चार्ज है, फ्यूल एडजस्टमेंट है, GST इन PA है, फर्दर टैक्स ऑन FPA है, सेल्स टैक्स है, IT ऑन FPA है, ET ऑन FPA। मतलब कि इतनी लंबी फहरिस्त है कि इंसान शायद पूरी वो फहरिस्त दोहरा भी ना सके। तो ये जो सारे टैक्सेस हैं ये तो आपके दौर में भी थे, क्या उस दौर में ये आप लोगों ने भी इसी तरह नाफिज इनको किया था कि या इनमें से कोई इजाफी टैक्स इस दौर के अंदर लगा है गुज़िश्ता 16 माह के दौरान? देखें, जो आपने टैक्स गिनवाए हैं ना अतर भाई, ये 9 टैक्सेस हैं। और मतलब आप सोचें कि जुल्म के एक बिजली के बिल में 9 किस्म के टैक्सेस लिए जा रहे हैं। इसमें जो मोटे वाले चार्जेस हैं ना, जो मोटे वाले टैक्सेस हैं, जैसे PTV लाइसेंस फी 35 रुपए, वो नाजायज है, गलत है, लेकिन हम उसको टैक्स में गिन रहे हैं। वो चले, इतना किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़ा। ये जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, और फिर इन्होंने जो है अभी जो गर्दिशी कर्जा था उसको वसूल करने के लिए जो सरचार्ज लगाया है, ये जो है इसहाक डार साहब ने कार्रवाई डाली है। और उसके अलावा ये जो सेल्स टैक्स की शरह को भी बढ़ाया वो इसहाक डार ने, और ये जो फर्दर टैक्स है वो भी इसहाक डार साहब ने लगाया। तो ये इसहाक डार साहब जो पाकिस्तान के जो सबसे काबिल वजीर खजाना, और 4 दफा जिनको मौका दिया गया, शुक्र है अभी वो उनको वजीर आजम भी बना रहे थे, तो ये उनके कारनामे हैं सारे। और ये उन्होंने टैक्सेस, और मैंने जैसे भी आपसे बात कर रहा था बताया कि 16 रुपए फी यूनिट जो है इस वक्त ये तमाम टैक्सों की शक्ल में हुकूमत जो है वसूल कर रही है। और जो ये 9 टैक्सेस हैं, मुझे ये समझ नहीं आता कि इनकम टैक्स, जैसे आपने IT बोला था, इनकम टैक्स आप अगर समझते हैं कि किसी पे लगता है तो आप उससे बराह रास्त क्यों नहीं ले रहे? आप बिजली के बिलों पे क्यों ले रहे हैं? जब आप खुद कहते हैं कि 64% पाकिस्तान की आबादी जो है, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये बिजली के बिल बढ़ने से मुतासर नहीं हो रहे, तो उनके बिल, वो यानी गरीब लोग थे, तो आप उनसे इनकम टैक्स गलत ले रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं पकड़ के। फिर आपको मैं बताता हूँ अफसोस की बात क्या है। मिसाल के तौर पे मैं फाइलर हूँ और मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, लेकिन अगर मैं किराए के घर पे रह रहा हूँ या मैं अपने वालिद के घर पे रह रहा हूँ और मीटर अगर मेरे नाम पे नहीं है, तो मेरे बिजली के बिल पे इनकम टैक्स लग कर आ रहा है। आप यूं सोचें कि मतलब वो आप डबल ट्रिपल लोगों से जो है जबरदस्ती इनकम टैक्स ले रहे हैं। अतर भाई, आप छोटा सा अंदाजा ये लगा लें कि 4,200 अरब रुपए पूरे साल के सारों के बिजली के बिल जमा कर लेना, तो ये टोटल बनता है हिसाब। इसमें 2,000 अरब रुपए जो है किराया होगा, और लगभग तकरीबन जो है 1,500 अरब रुपए टैक्सों में ले रहे हैं, इस तरह के सारे उल्टे सीधे। और सिर्फ 800 अरब रुपए का ईंधन है, जिसपे कहते हैं वो शहबाज शरीफ साहब जगह जगह दुनिया में बहुत ईंधन महंगा हो गया, हमें बिजली महंगी करनी पड़ी। ये सारा का सारा चोरी है, और इसकी बहुत जरूरत है कि हम इस पे जो है इस पे इन्वेस्टिगेट करें। अभी ऐसी कोई IPPs हैं जो कंपनियां जिनको अभी भी हम डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल, 2015 के बाद जितने भी पाकिस्तान में प्लांट लगे हैं, LNG के, इम्पोर्टेड कोयले के, चाहे वो पाकिस्तानी सरमायाकारों ने लगाए, चाहे चाइना के सरमायाकारों ने लगाए या किसी और ने लगाए, वो सारों की डॉलर इंडेक्स पेमेंट है। और ये जो विंड पावर है, ये इनकी सबकी न्यूक्लियर पावर है, सबकी जो है आप डॉलराइज पेमेंट कर रहे हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता कि आप जो है डॉलर में टैरिफ पे कर रहे हैं, रुपए में आप बेच रहे हैं, तो आपको नुकसान होना ही है, क्योंकि आपके मुल्क में तो करेंसी
7-8% सालाना निकल रही है। तो ये तो 40-40 साल के मुआहदे किए हुए, ये तो पता नहीं बात कहाँ जाके रुकेगी, अल्लाह खैर ही करे। अच्छा, अब इस शॉर्ट टर्म आप क्या समझते हैं, कोई रिलीफ ये हुकूमत दे सकती है, निगरान हुकूमत? देखिए जी, रिलीफ 1 महीने की तो बात नहीं है ना, ये तो मतलब सिलसिला चलता रहेगा। अब एक रिलीफ ये हो सकता है कि ये जो अभी बिल हैं इनको 12 महीनों में तकसीम कर दिया जाए, इन 4 महीनों के बिल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और क्योंकि सर्दियों में थोड़ा कम होता है। दूसरा ये कि ये जो टैक्सेस जो मैंने बात की, इनकम टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, जो 300 यूनिट वाले उन पे नहीं होते उसको हटाया जाए। ठीक। तीसरा ये जो 6 रुपए जो बिजली चोरी हो रही है उसको जो है फौरी तौर पे जो है मतलब कुछ करें। और आखिरी में ये जो सबको सस्ती बिजली दे रहे हैं, मतलब हमारे भी आप पे बड़े कारखानों को, आज आपने एक रिपोर्ट पढ़ी हो अली खिजर की, अब आप मतलब सोचें तो आपका सर घूम जाए। वो ये कहते हैं कि जी एक जगह कराची में मॉल बना, उस जगह पे पहले एक कारखाना होता था, ठीक, तो उस कारखाने को सस्ती गैस मिलती थी, कारखाने की वजह से, एक्सपोर्टर की वजह से, वो सस्ती गैस से अब उस मॉल में बिजली बन रही है और वो मॉल वाला जो है ना अरबों रुपए की जो है ना वो बचा रहा है। इसी तरह एक साबिक वफाकी वजीर की कराची में फैक्ट्री है, ये कॉन्फेक्शनरी की, ये जो वो जो है सस्ती गैस लेके बिजली बना रहे हैं और उससे जो है वो चीजें बेच रहे हैं, तो उसको 3 अरब रुपए। तो ये इनइक्विटेबल जो निजाम बना हुआ है ना, बड़े बड़े सरमायाकार, बड़े बड़े कारखाने, फिर सरकारी मुलाजिम, ये अगर हम सारी चीजें और आईपीपी को रिवाइज कर लें, और ये डॉलर ने भी हमारी बड़ी, वैसे ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं वो की, मैं कुछ हो सकता है। मैं जरा डॉलर रेट पे आता हूँ। नदीम अफजल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चंद साहब, आपको आवाज आ रही है? साहब आ रही जनाब। कैसे हैं चंद साहब, आप खैरियत से? थैंक यू सो मच, ठीक हूं भाई, आपने ज्वाइन किया। अच्छा, ऑब्वियसली आपके इलाके में भी जिधर आप जाते होंगे बिजली के हवाले से, वहाँ पे अवाम अपना गिला शिकवा करते होंगे। जिस तरीके से 16 महीने हुकूमत की पीडीएम और इत्तेहादियों ने, हमें पता है कि ये सारे मसाइल 16 महीने के तो नहीं हैं, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी तो फिर उन्हीं पे आती है ना जो ये सारे मुआहदे करके गए IMF से। क्या आप इस चीज से एग्री करेंगे? मैं, जो मेरे भाई अभी फरमा रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुजम्मल साहब है, कौन सा? जी, मुजम्मल असलम साहब हमारे साथ हैं। मैं बेशक उनका वो जिस पार्टी से भी तल्लक है या सोच उनकी, लेकिन उनकी राय से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये कोई एक चंद महीनों की, ये चंद सालों की बात नहीं है। सच्ची बात है, जो ब्यूरोक्रेट है या जो रूलिंग क्लास है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इस निजाम का बेनिफिशियरी है, वो हर पार्टी के दौर में बेनिफिशियरी रहा है और आज भी है। और असल बात तो यह है कि ये बिजली के बिल अब तो लोगों की बिल्कुल पहुंच से दूर हो गए हैं, तो रौला पड़ा है। अदरवाइज तो ये जुल्म तो बड़े सालों से होता आ रहा है कि 100 रुपए की आप बिजली बेचते हैं एक कंपनी को और वहां से 40 रुपए 50 रुपए रिकवर होते हैं, और एक कंपनी जो है वो 100 रुपए की बिजली लेती है और 80 रुपए वापस देती है। तो ऐसी कंपनीज भी हैं, फिर ऐसे इलाके भी हैं, और फिर ऐसे आपने सिस्टम, आपने बिजली बनाने वालों को आपने 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, और फिर आपने मेजर जो फैक्ट्रीज हैं जो बिजली लेने वाले हैं, जिसमें फर्टिलाइजर है, जिस तरह ये शादी हालों का बता रहे हैं, और इस तरह पावर प्लांट्स का बता रहे हैं। देखिए, ये सिस्टम को एक दिन में तो खराब नहीं हुआ। ये ना पीटीआई ठीक कर सकी, ना उससे पहले नून लीग ठीक कर सकी, और ना पीपल्स पार्टी हम ठीक कर सके। मैं सच्ची बात है, मैं खुद एडमिट करता हूं कि ये एक सरमायादारों का एक जंगल है, एक रूलिंग क्लब है। ठीक। और अब ये पहली दफा मैं आपको बताऊं कि अगर आप भी ये सरमायादारों को बचाने में रियासत लगी रही और रियासत इनसे सरमायादारों के साथ खड़ी हो गई, तो अवाम, मैं आपको बताऊं, चीर फाड़ देंगे। ये हालात बने हुए हैं। ठीक। और इस वक्त सूरत हाल बड़ी डेंजरस है, और महंगाई एक है, महंगाई का बाय डिजाइन महंगाई करना और महंगाई का सोर्स ऑफ इनकम बनाना, महंगाई को, करप्शन सोर्स ऑफ इनकम है और महंगाई भी सोर्स ऑफ इनकम लोगों ने बनाई हुई है जी। तो ये ऐसे निजाम की तब्दीली चाहिए, ऐसे रिफॉर्म्स चाहिए। अच्छा, इसमें चंद साहब देखें, एक तो देखें ना, कॉल भी आ रही है, सराजुल हक साहब भी इस पे बात कर रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, और दूसरा आपने कहा कि अरसे दराज से इसी किस्म की चीज़ें चल रही हैं। आज मीडिया में रिपोर्ट हो रहा था कि कोई ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है कि बिजली चोरी रोकने के लिए कोई फोर्स बनाई जा रही है। माजी में हमने देखा मियाँ साहब की हुकूमत में 90 की दहाई में फ़ौज के हवाले मामलात किए गए कि बिजली चोरी को रोका जाए, और आज 20, 22, 23 साल के बाद हम वहीं पर खड़े हैं।
तो ये तब्दीली क्यों नहीं आती है? लेकिन काजमी साहब, लाइन लॉसेस अगर हुए हैं, कितने सेक्रेटरी सैक हुए हैं, कितने कंपनीज के सीईओ सैक हुए हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है? चोरी पे, लाइन लॉसेस पे, ओवर बिलिंग आप पब्लिक को तो ठोक रहे हैं। जो बेचारे जिसका 2 बल्ब की चोरी पकड़ी जाती है उसको भी आप 1 लाख रुपया देते हैं। लाहौर की, गोजरावाला की, बड़े बड़े शहरों की फर्नेस मिलें जो गैस डायरेक्ट ले रही हैं, जो बिजली डायरेक्ट ले रही हैं, उनको आज तक किसी ने पूछा है? और आप ये देखें ना, ये जो बड़े लोग हैं, ये तो अब कोई सच्ची बात है, ये ब्यूरोक्रेसी सिर्फ नौकरियां एंजॉय करने के लिए है। अच्छी ब्रीफिंग दे दें, अच्छा एंजॉयमेंट कर लें, सिस्टम में बेहतरी क्यों नहीं ला सके? किस चीज की तनख्वाह ये लेते हैं, मराहत लेते हैं? और ये आपने चीफ इंजीनियर, सीईओ, पता नहीं क्या क्या बिठाए हुए हैं हमने। तो ये अगर चोरी, लाइन लाइसेंस नहीं रोकते तो ये क्यों इनको सैक करें? नए बंदे को ला के बिठाएं। एक बंदा आज तक चोरी में सैक नहीं हुआ। ठीक, अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मुजम्मिल असलम साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू और कुछ सवालात चंद साहब के लिए भी हैं हमारे पास। अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, अभी ऑब्वियसली बहुत सारे गिले शिकवे हो रहे हैं, अवाम भी कर रही है, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी अपनी हुकूमत थी, आप उस वक्त इकॉनमी के ऊपर हुकूमत के तर्जुमान भी थे और बेहतरीन तर्जुमानी करते थे। ये कोई 16 महीने की कहानी तो नहीं है ना कहीं आपने भी कोई कुछ ना कुछ तो सिस्टम के अंदर ऐसे फ्लॉज छोड़े हैं जिनका नतीजा आज ये निकल रहा है। जिस तरह चंद साहब ने कहा कि आप लोगों ने कितने अफसरों को सैक किया, कितने लोगों को हटाया, इवन के वो जो IPPs के हवाले से रिपोर्ट आई थी मुजम्मिल साहब, जो इस वक्त के निगरान जो वफाकी वज़ीर तवानाई के मोहम्मद अली साहब की रिपोर्ट, पहले तो आपकी हुकूमत उसको पब्लिक ही नहीं कर रही थी, फिर बड़ी मुश्किल से उसको पब्लिक किया, तो थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो आपको भी लेनी पड़ेगी। देखिए आपकी बात, देखें अगर आप ये कहें कि सब कुछ हमने ठीक करना था तो उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको गिनवा देता हूं कि क्या क्या चीजें की। नंबर 1, ये जो आपसे पहले भी बात हुई कि IPP का जो 2002 और 1994 की पॉलिसी, उनके एग्रीमेंट्स को हमने रिवाइज कराया, किया किसी और ने। फिर एक बहुत बड़ी लिटिगेशन चल रही थी करके की, जो टर्की का प्लांट था जिसपे तकरीबन $1.25 अरब का जुर्माना था, वो खत्म करवाया। ये रिपोर्ट पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में पावर सेक्टर पे इरेगुलरिटीज में वो बनवाई किसने, उस पे काम किसने शुरू कराया? वो चंद साहब ने बात बिल्कुल अच्छी की कि ये जो माफिया है और ये जो इलीट है वो उसको रुकवाते हैं, वो आपको ही पता है क्या क्या हो सकता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के पिछले 30 सालों में जो है 1980 के बाद, 70-80 के बाद सबसे ज्यादा डैम्स का काम शुरू किसके दौर में हुआ, और बाकायदा तौर पे जो है उन डैम्स में जो है फिजिकली साइट पे काम शुरू हो गया ताकि पाकिस्तान में फ्यूचर में जो है सस्ती पानी से बिजली बन सके। फिर उसके बाद आप देखें एक लैंडमार्क लॉ पास कराया वेकॉक का, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ के सारों की जो है बिजली जो है पूरे गैस जो है वो मसावी रेट में, ये ना हो कि किसी को सस्ती किसी को महंगी। फिर उसमें सबसे बड़ा काम क्या किया, जितने भी पावर कंपनी से उसमें इंडिपेंडेंट गैर सियासी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाए जिनको इन हुकूमत ने निकाल के बाहर उठा के फेंक दिया। आप देख लें कि हमने गैस की चोरी को पकड़ने की कोशिश की, पकड़ी। फिर उसके बाद ये तमाम चीजें 7-8 चीजें की। वो तमाम इस्लाहात के बावजूद भी PTI के दौर में 16 रुपए यूनिट बिजली थी, और इमरान खान जब जा रहे थे तो उन्होंने 5 रुपए फी यूनिट 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वालों की बिजली का रेट कम कर दिया था। जब याद होगा आपको, पेट्रोल 10 रुपए कम के, इसको बारूदी सुरंगे कहते हैं। तो इमरान वो तो मेरे ख्याल में उस वक्त आप लोगों को पता चल गया था कि हम जा रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं, वो बिजली के बिल पे तो IMF ही। और एक और बात, फिर जब कोविड आया था तो ये जो इजाफी बिजली जो सिस्टम में इन्होंने जो इजाफी बिजली लगाकर जिसपे कमीशन और इतना किराया भर रहे हैं, उसको हमने जो है क्या किया था कि सर्दियों में एक पॉलिसी निकाली थी कि आप गैस छोड़ें, बिजली इस्तेमाल करें और हम आधे रेट पे आपको बिजली दें। ठीक है, तो ये बहुत कुछ हो रहा था। ऐसा नहीं था कि PTI के दौर में काम नहीं हुआ, इसमें 3 वजीर भी चेंज किए। ठीक है, अच्छा, इसमें नदीम अफजल चैन साहब, होता ये है कि हर सियासी जमात, हर हुकूमत ये दावा भी करती है कि हमारे दौर में बहुत काम हुआ, हम लोगों ने बहुत काम किया। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये जो पूछना चाह रहा हूँ, अभी मुजम्मिल साहब ने भी IMF का जिक्र किया, मौजूदा जो निगरान हैं वो भी IMF का जिक्र कर रहे हैं, पिछली हुकूमत भी IMF का जिक्र करती रही है। अगर सिर्फ सियासी जमातों ने और सियासी हुकूमतों ने IMF की पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो सर इतनी बड़ी काबीना, इतनी हुकूमत की क्या ज़रूरत है? फिर एक इधर कोई कोऑर्डिनेटर हम लगा लेते हैं, IMF पॉलिसी भेज दिया करे और हम उसको इम्प्लीमेंट कर दिया करें।
देखिए जी, एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों से और पॉलिसी मेकरों से ज्यादा IMF इस अवाम से मुखलस है। मैं ईमानदारी के साथ ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि लेकिन मैंने जो देखा है कि वो फिर कोई प्रो अवाम मनसूबे बनाती है, ये तो अशराफिया की प्रो बनती है, क्योंकि हर अशराफिया के नुमाइंदे कैबिनेट में होते हैं और पॉलिसी मेकिंग में होते हैं, और वो अपने कोलीग्स को, अपने जो उनका होता है रूलिंग क्लब को डिफेंड करने पर। मेरे भाई ने कहा ना कि जी ये देखें, जब पीपल पार्टी की हुकूमत गई थी तो 544 अरब सर्कुलर डेट छोड़ के गई थी। जब नून लीग की 2013 में गई तो 1200 अरब छोड़ के गई। जब PTI की हुकूमत गई तो 4000 अरब छोड़ कर गई। देखें, मैं इस वक्त ब्लेम गेम में नहीं आप पढ़ना चाहते। टॉपिक ये है कि इस बिजली के मसले को हल किया जाए। टॉपिक ये है कि ये इसको आप कैसे हल करेंगे। हम पॉलिसी मैं समझता हूँ सिर्फ चोरी को रोकना, 2 SDO 2 एक्शन मुअत्तल करने से ये काम नहीं चलेगा। अवाम को जुर्माने, असल बुनियादी चीज है क्या, जो सिस्टम में बिजली पैदा होती है सारी नेशनल ग्रिड में जाती है, सारे लोगों को एक जैसा रेट मिलता है, सारी क्लासेस को एक जैसा रेट मिलता है, या लोड शेडिंग या बिजली की पैदावार सबको एक जैसी मिलती है। अब किसी से आप 8 रुपए में खरीद रहे हैं, किसी से आप 200 रुपए में मतलब 40 रुपए में खरीद रहे हैं। अवाम को आप अजीब सा इन्होंने चूना लगाया हुआ है पॉलिसी में, टेक्नोक्रेट जो मुआहदे करके गए। देखें, ये सच्ची बात है, किसी ने इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं की। सियासतदानों ने तो साहब पहले भी भुगता, आज भुगता है, आइंदा भी भुगतेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जो ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट जिसने एंजॉय किया है हर दौर में, उसकी सजा जजा भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं काजमी साहब, दूसरी जो आप बात कर रहे हैं इस वक्त IMF की आप बात कर रहे हैं, IMF देखें, आपको एक सिस्टम उन्होंने दिया है, हर पार्टी गई है IMF में। अगर आप लेट गए या जल्दी गए ये एक अलहदा बहस है, और उसमें कसूरवार भी हैं लोग जो लेट गए, जिन्होंने डिले किया। लेकिन असल बात तो ये है कि क्या हम जो इंटरनेशनल इदारे हमें कहते हैं, क्या हम उसके मुताबिक डिलीवर कर रहे हैं? हमारा गवर्नेंस का सिस्टम ठीक है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक है, हमारा पावर जनरेशन का सिस्टम क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है, और हमने इसमें कोशिश क्या की है? ईमानदारी की बात यह है कि आज सबसे सस्ती बिजली वही पैदा हो रही है जो शहीद मोहतरम बेनजीर भुट्टो ने पावर प्लांट लगाए थे। ठीक अच्छा बात, तो आप अभी शुगर मिल वालों को आपने इजाजत दे दी है, और अभी आप प्राइवेट सेक्टर बिजली पैदा कर रहा है, उससे आप खरीद रहे हैं। तो सच्ची बात यह है कि जो है ना, इस मुल्क में प्रो पीपल पॉलिसी जो है ना बड़ी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। अवाम टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन अवाम को यह पता हो कि जो बाबू है, जो बड़ा आदमी है, जो रूलिंग क्लब है, वो भी जो मराद याफ्ता है, वो भी मेरे जितना कुर्बानी दे रहा है। अब कुर्बानी मेरा ख्याल है सबको देनी पड़ेगी, वरना अवाम अब कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा मुजम्मिल असलम साहब, आई थिंक आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, वो जरूर ऐड कीजिएगा, साथ मेरा क्वेश्चन भी ले लें। देखिए, अभी ये जो बिजली का मामला है ये एक तरह से सिम्टम है, जो बीमार हमारी मईशत हुई हुई है, ये उसका एक वो फोड़ा है जो हमें बाहर नजर आ रहा है, और अंदर इतने ज्यादा मसाइल हैं कि जब तक वो सारे मसाइल हल नहीं होंगे ये चीज ठीक नहीं हो सकती। वुड यू एग्री विद दिस? बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता दूं कि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट की बीमारी स्टार्ट ही पीपल्स पार्टी के दौर में हुई थी, और ये 2008 से पहले पाकिस्तान में सर्कुलर डेट का तस्वुर ही नहीं था। ये पीपल्स पार्टी की, ये खुद चंद साहब ने बताया कि जब हम गए तो 500 अरब पे छोड़ के गए, ये वो बीच था। ये 2010 में जब शौकत तरीन वजीर खजाना थे, IMF ने उस वक्त कहा था कि इसको खत्म कर दें और इतनी आप बिजली का रेट बढ़ा दें। हालांकि इन्होंने बिजली के रेट भी बढ़ाए, लेकिन वो प्रो पीपल पॉलिसी जो इनकी है, अभी आप देख लें कि सखर, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली चोरी सेप्को में होती है सखर, और सबसे ज्यादा लाड़काना में होती है। ठीक है ना, ये प्रो पीपल पॉलिसी है पाकिस्तान की। फिर इन्होंने कहा कि जी नून लीग जो है 1200 अरब में छोड़ के गई, इनका 4000 अरब हो गया। 4000 नहीं, 2300 अरब था। आपको मैं बता दूं कि ये 2200 से 2300 अरब इसलिए हुआ कि जब नून लीग छोड़ के गई थी तो उस साल कैपेसिटी पेमेंट 400 अरब रुपए थी, और इस साल कैपेसिटी पेमेंट 2000 अरब हो गई है। ये 2019, 20, 21, 22 हर साल 500 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट बढ़ रही है। ये हमारे प्लांट नहीं लगाए हुए थे चंद साहब। थोड़ा सा जो है ना, हम चाह रहे हैं कि ये गैर सियासी बात हो और ब्लेम ना हो और गेम ना हो, और हम और आप एक ही पेज पे हैं कि इस मुल्क को अशराफिया जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुए हैं, चाहे वो दूसरे इदारों के थ्रू हुए हैं, चाहे वो CPEC के थ्रू हुए हैं, चाहे वो हमारे मकामी लोग और सियासतदानों के थ्रू हुए हैं,
उसकी वजह से आज बेड़ा गर्क हुआ है। ठीक। आप बताएं ना, 4,200 अरब में से अगर 2,000 अरब रुपए किराया ही भर रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट, तो सारी जड़ ही हुआ है। हम उसकी तरफ जा ही नहीं रहे। हम बस कह रहे हैं कि इसमें इशू ये है ना कि मुज़म्मिल साहब कि जब हम हुकूमत में नहीं होते तो बहुत सारे मसाइल हमें बड़े बड़े बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आते हैं, बड़ी हम क्लियर लाइन लेते हैं, लेकिन जो ही हुकूमत में आते हैं तो मसाइल हमें पेचीदा भी लगना शुरू हो जाते हैं और एक तरह से मुबहम भी। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप लोगों ने भी 3.5 साल में इतनी क्लियर लाइन नहीं ली जितनी आप हुकूमत से बाहर लेके निकल ले रहे हैं। अब आप देख लेना, मैंने आपको 7-8 चीजें गिनवाई, उसके बाद जो है फिर जो है मामला, अब हमें भी हुकूमत करनी थी, आखिर बैठना था, कभी कहां से प्रेशर, कभी कहां से प्रेशर, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ किया। ठीक। लेकिन मैं ये कहता हूँ दैट वाज नॉट इनफ। इसमें तो आउटराइटली एक, आप जो सारे कहते हैं ना मिसाके मईशत, एक मिसाके बिजली करवा लें सारों के साथ, पाकिस्तान के 50% मसले हल हो जाएंगे। ये भी बता दूं। अच्छा चंद साहब, ऑब्वियसली मिसाके मईशत की बात होती है, मुजम्मल साहब मिसाके बिजली की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो रूह थी ना मिसाके जमहूरियत की, मेरे ख्याल में अभी तक जो पाकिस्तान के मसाइल का हल है वो उसी के आगे पीछे घूम रहा है। अगर उसके ऊपर सही तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे से बैठ के बात करें। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, हमारे सियासतदानों में बड़े मसाइल होंगे, अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क को देखें वहाँ पे 50% ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल या दूसरी तरह के केसेस हैं, वो भी तो अपने मुल्क को कहीं ना कहीं पे लेके गए हैं ना। तो यहाँ पे हमने एक ये भी है कि हम सियासतदानों को बुरा भला भी बहुत कहते हैं, लेकिन उसमें सर अपना सियासतदानों का बड़ा मेजर किरदार होता है। महंगाई मकाओ मार्च वगैरह आप कर रहे थे, उस वक्त किस किस्म के इल्ज़ामात लग रहे थे, लेकिन अब जो है चीज़ें लगता है कि बिल्कुल दूसरी तरफ चल रही हैं। देखें काज़मी साहब, आपकी बात ठीक है। मिसाके जमहूरियत शहीद बीबी और मियाँ साहब ने जो किया था, मैं तो पीटीआई में जब था तो उस वक्त भी कहता था कि ये पीटीआई को इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन अलमिया ये था कि हमारे पीटीआई के कुछ दोस्त जो खान साहब को कहते थे कि सियासतदान बिल्कुल दुश्मन है, इनके साथ हाथ भी ना मिलाएं, गो आज वो खुद खान साहब को सारे छोड़ चुके हैं। तो मैं यही कहता था कि सियासतदान खुद बंद गली में जाता है और फिर बाद में इसी तरह होता है जो कुछ आजकल हो रहा है। और बिल्कुल सियासतदानों ने मुल्क चलाना है, इनको बैठना पड़ेगा। और ये जो सिर्फ करप्शन मार उठाओ वाली जो पॉलिसी है, इससे काम नहीं चलेगा। अच्छा चंद साहब, आज जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और उनकी जमात के साथ हो रहा है, आप क्या समझते हैं ये फेयर है? नहीं, मैं तो इसको अदल नहीं कहता कभी भी। मैं कहता हूँ अदल होना चाहिए। ना खान साहब ने कभी अदल किया था, ना आज उनके साथ कोई अदल हो रहा है। मैं तो बिल्कुल ये उस वक्त भी कहता था, मेरी पॉलिसी, मैं तो काज़मी साहब कभी आप मेरे मुंह से नहीं सुनेंगे कि अदल हो रहा है। अब हमें ज्वाइन किया है सिंध के निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का। सर सबसे पहली चीज़ तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सिंध में कोई गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, नाम नो फ्लाई लिस्ट में आ रहे हैं, क्या वजारत दाखिला कोई इस किस्म का एक्शन लेने जा रही है प्रीवियस हुक्मरानों के खिलाफ? नहीं, मेरे नहीं ख्याल क्योंकि ऐसी बात है, ये मेरे ख्याल में ऐसी बात कर दी है। वी आर मेन टारगेट अपने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं, जो हमारे ज़्यादा कंसर्न है कराची की सिक्योरिटी के हिसाब से, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें टारगेट ये जो स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा हैं, फिर नारकोटिक्स हैं जो स्कूल कॉलेज में चल रहे हैं। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। इस तरह की चीज़ें हैं। फिर ऑपरेशन हमारे जो कच्चे के ऑपरेशन चल रहे हैं, कोटकी कशमोर जफराबाद शिकारपुर, वो चल रहे हैं। और इसके साथ कुछ जो इंटरफेथ हार्मनी की बात है, जिस जड़ा वाला इंसिडेंट हुआ, इस तरह के नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों में फिर कंसर्न 6 सितंबर आ रहा है चेला में, जो इन चीज़ों में, बट ये ऐसी कोई खबर नहीं, मेरे ख्याल में ये ऐसे लोग उड़ा रहे हैं, देयर नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट एट ऑल। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ हमने देखा हालिया दिनों में खबर ये भी आई थी कि कोई भारतीय नेटवर्क वगैरह भी वहाँ पे पकड़ा गया है, उसके हवाले से भी कोई मजीद तफसीलात सामने आई? अभी इंक्वायरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1 हफ्ते 10 दिन जब डिटेल आ जाती है, इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा सर, ऑब्वियसली 15 साल से एक जमात की वहाँ पे हुकूमत थी और फिर आपको पता है जिस किस्म का हमारा सियासी माहौल है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स भी, उसमें भी सियासत आती है। हालिया दिनों में हमने आईजी साहब का मसला भी सुना, वो भी सामने आया। क्या कोई इंतज़ामी लिहाज से आपको कोई सियासी मुदाखलत का सामना है, कोई मसाइल का सामना है? देखें, केयर टेकर वी आर नॉन पोलिटिकल, नॉन कंट्रोवर्शियल, कोई पोलिटिकल प्रेशर ना है ना हम लेंगे। वी आर देयर टू लुक आफ्टर द लाइफ प्रॉपर्टी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान।
और उसके बाद जब भी सिलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक इलेक्शन की डेट देता है, हम उसके हिसाब से फ्री फेयर एंड ट्रांसफर इलेक्शन करवाएंगे। बिल्कुल क्लियर मैंडेट है। जितनी भी बेहतर हालात हो सकते हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, वो हम ठीक करेंगे। और जो एक पॉलिसी चल रही है सिंपल, उसके लिए हमने करना है, बाद में इलेक्शन करवाना है। कोई और पॉलिटिकल इंप्रेशन ना है, ना होगा, ना भी एक्सेप्टेड, ठीक। क्योंकि दैट इज व्हाट इट इज। यही एक कैटेगरी का काम होता है। अच्छा सर, वो जो आईजी सिंध साहब के हवाले से खबरें आ रही थी कि वो एक जूनियर अफसर को लगाया जा रहा है, तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह हैं, कोई इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात आपको भी रिले किए गए? बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। आईजी बहुत ही अच्छे पंजाब से आए हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद हिम। जो कुछ सीनियर ऑफिसर उनको और बड़ी अच्छी पोस्टिंग है सिंध के अंदर ही हैं, जो उनकी काबिलियत के हिसाब से, उनकी सोनॉलिटी के हिसाब से उनको हम दे देंगे। दे विल बी सेटिस्फाइड, देयर विल बी नो इशू व्हाटसोएवर। दिस आई एम टेलिंग यू विद माय वर्ड्स। ठीक है। अच्छा सर, ऑब्वियसली निगरान हुकूमत का काम तो इलेक्शन करवाना है, जिस तरह आपने भी कहा। क्या अगर मिसाल के तौर पे इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम 90 रोज़ के अंदर ही इलेक्शन करवाएंगे, तो क्या सिंध की निगरान हुकूमत इंतज़ामी तौर पे तैयार है? आप लोग सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं पूरे सूबे के अंदर? 100% अगर इलेक्शन कमीशन को डेट देता है और वो कहता है जी कराने हैं, हमने अपनी तैयारी की हुई है। वी विल वर्क इट वेरी कन्वीनियंटली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, प्रॉपर एक प्लान करके, एंड विल बी इन अ पोजीशन। लेकिन आई थिंक जो ड्रफ्टी जो मैं देख रहा था, वो इलेक्शन कमीशन ने कहा, CCI ने एक कहा जी का डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, नहीं हल्काबंदी होनी चाहिए। दैट इज देयर जॉब। हमें जब भी डेट्स मिलेंगी इंशाल्लाह उस टाइम फ्रेम के अंदर हम इलेक्शन ज़रूर करवाएंगे, सिक्योर, सेफ्टी का ख्याल करते हुए, सिक्योरिटी का करते हुए, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फेयर एंड फ्री, वो भी विल इंश्योर। इसमें कोई किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। ठीक। अच्छा सर, ऑब्वियसली बिजली का मसला है, पूरे मुल्क में चल रहा है। कराची में भी हमने देखा एहतजाज वगैरह भी हुआ, कहीं पे हमने देखा पुलिस की थोड़ी सी हैवी हैंडेडनेस भी नज़र आई। अब आवाम तो पहले ही काफ़ी परेशान है। इस हवाले से इंतज़ामिया को क्या हिदायत आपने दी हैं, किस तरीके से लोगों से डील किया जाए? देखें, दे हैव टू वेरी पोलाइट। बिल्कुल उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। आई डू अंडरस्टैंड कि लोगों को बहुत प्रेशर है कि इलेक्ट्रिक हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। उसके बाद प्रॉब्लम ये है, देखें, हम अवाम पे बोझ डालना तो बहुत आसान है, लेकिन जो इन हाउस हमें अपने आप को खुद ठीक करने हैं, वो हम नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि FBR के अंदर 2 से 3 हज़ार अरब रुपए की एक साल में टैक्स, सेल टैक्स, ये सारों की चोरी होती है। अगर हम इसमें से 2000 के बजाय 500 अरब भी बचा लें, तो ये 212 अरब जो नया टैक्स लगाए गए हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। IMF इज़ नॉट इंटरेस्टेड कि आप किसको टैक्स लगाएं, किसको ना लगाएं। दे वांट कि 212 रुपए अरब का जो शॉर्टफॉल है वो कैसे पूरा होना। अगर हम वो उनको बता दें तो दे विल बी सेटिस्फाइड। लाइकवाइज आपकी जितनी स्टेट कॉरपोरेशन है, PIA, रेलवे, स्टील मिल, और कोई पता नहीं 200-300 आपके स्टेट कॉरपोरेशन 800-900 अरब रुपया लगाते हैं। अब वी कैन रिड्यूस, उसको हम कम कर सकते हैं, वो अपनी सेविंग कर सकते हैं। फिर आपके पास इतनी जो आपकी गाड़ियाँ, पेट्रोल, डीजल, लेविज, नो ऑस्टेरिटी, ये चीज़ें अगर हम कर लें, वी कैन डू इट। ये इन हाउस है जो हम नहीं करते। क्या आसान तरीका है, पुरानी गवर्नमेंट में किया और अभी भी ये ज़ाहिर उस वक्त चल रहा है। क्यों IMF से अपने कमिटमेंट कर ली कि जी आपने टैक्स लगा दिया, लेवी लगा दी, सारा कुछ कर दिया। अब जिसका 7000 बिल है उसको आ रहे 20,000, तो वो कहाँ से देगा? आई एम श्योर कि ये हमारी कैटेगरी गवर्नमेंट ज़रूर, फेडरल गवर्नमेंट सोच रही होगी। दे माइट हैव टू गो बैक टू, उनके पास चले जाए, IMF के बाद बताएं जी कि हमने ये सेविंग इस तरीके से कर रहे हैं और हमें ये रिलीफ देनी है। आई डोंट थिंक दे वांट ओनली कि उनको पैसा मिलना चाहिए। जो लेंडर्स होते हैं, दे वांट कि मनी शुड बी सेव, ठीक। तो वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा सर, ऑब्वियसली आपने FBR का तो जिक्र किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंध से बहुत सारी इस तरह की खबरें आती रही। इवन के कराची से, वहाँ पे जो बिल्डिंग अथॉरिटी है, बड़े पैमाने पे करप्शन होती है, बड़े मसाइल हैं इंतज़ामी तौर पे। क्या आपकी हुकूमत को आके रियलाइज़ हुआ है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, और फिर क्या उसको बेहतर करने के लिए, आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में कोई चीज़ आप लोगों ने डिस्कस की है कि कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है? आई एम श्योर कि इसके अंदर बेसिकली अभी नए मिनिस्टर्स आए हैं, लोकल गवर्नमेंट में भी आए हैं, जहाँ जो है वो अपनी ब्रीफिंग दे रहे हैं 1-2 हफ्ते में। आई एम श्योर कि कुछ चेंज भी होंगे, क्योंकि अभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है। और बड़ी क्लीन स्ट्रक्चर है, काफ़ी लोग चेंज भी होंगे, इलेक्शन कमीशन की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं। 2 हफ्ते में बहुत आपको चेंजेस नजर आएंगी, इंशाल्लाह पॉजिटिव चेंजेस होंगी।
विदाउट पोलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा और हालात बेहतर होगा। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे करूंगा, फातिमा कत्ल केस ऑब्वियसली ये डायरेक्ट आपकी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इसके ऊपर किस तरीके से तफ्तीश हो रही है और क्या पॉलिटिकल प्रेशर की जो बातें हो रही हैं या कहीं पे रिश्वत दे दी गई बड़े पैमाने पे उसका भी जिक्र हो रहा है, इस हवाले से आप क्या बताएंगे कि तहकीकात कहाँ तक पहुंची और प्रेशर आप लोग लेंगे या नहीं लेंगे? अतः जीरो टॉलरेंस, रेस्ट अश्योर आई एम मॉनिटरिंग इन माई सेल्फ। नंबर 2, इमीडिएटली जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था 14 तारीख को, 15 को ये एक्यूज जो है ये असदुल्ला शाह ये पकड़ा गया था, उसके इसकी बीवी स्लिप आउट हो गई, नेक्स्ट उसने बेल हाई कोर्ट से ले ली। हमारी प्रॉब्लम ये कोर्ट शुड बी वेरी कंसिडर्ड ऐसे केसेस के लिए कि इनको क्यों बेल दे देते हैं। फिर उसने दोबारा बेल ले ली 1 हफ्ते की, अभी दोबारा उसको मिल गई है, लेकिन हमने उसको ड्राइवर को पकड़ लिया है जो जिसको वहाँ ड्रॉप करके आया, उससे भी इंटरोगेशन। आई एम श्योर 1-2 दिन में वी विल बी फाइंड ऑल द डिटेल्स। उसके बाद फंडिंग के लिए हमने सारे दे दिए हैं, क्राइम्स जो वहाँ की चीज़ें थी वो हमने सारी ले ली हैं, बेड शीट्स को, पिलोज़ को वो कर लिए, DVR सारी में वीडियोस निकाल ली हैं वो हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद हमने इवन एक्यूज जो इन्फ्लुएंसर है उसको रानीपुर से शिफ्ट करके हमने उसको जो है वो हमने उसको खैरपुर में लिए हैं, जहाँ पर एक बड़ी जेल है, उसके अंदर साथ ASP का ऑफिस भी है, वो भी है, वो हो जाएगा। तो आई थिंक इसको हमने एज ए टेस्ट केस लिया, आप देखेंगे कि हर लिहाज से हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आप सब लोग जो आपका भी शुक्रिया, कल अगेन आपसे इसी टाइम पे दोबारा मुलाकात होगी, थैंक यू।